गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास खंड 2 स्वास्थ्य रक्षा में अध्याय 19 व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता। पहला लेसन आपका कट गया, बताए थे। दूसरे लेसन में इसके पहले वीडियो में आपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और उसके नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब शारीरिक स्वच्छता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शारीरिक स्वच्छता और शरीर की सुरक्षा। शरीर के प्रत्येक भाग की सफाई शारीरिक स्वच्छता कहलाती है और हम अलग अलग भागों की सफाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है त्वचा की स्वच्छता। त्वचा की स्वच्छता के बारे में आप पहले भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि त्वचा में रोम छिद्र होते हैं और इन रोम छिद्रों से शरीर का विजातीय तत्व पसीना बाहर निकलता है। पसीने के रूप में बाहर निकला हुआ विजातीय तत्व जो है वो मैल के रूप में शरीर पर चिपका रहता है और धूल, मिट्टी, गंदगी इत्यादि बाहर से उड़ करके भी उस पर चिपक जाता है और मैल का रूप ले लेता है। अगर हम इसे मैल को साफ न करें, स्नान न करें, त्वचा की सफाई न करें तो क्या होगा, ये रोम छिद्रों को बंद कर देगा जिससे पसीना बाहर नहीं निकलने पाएगा और त्वचा से संबंधित रोग उत्पन्न होगा। फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खुजली इत्यादि रोग हो जाते हैं। इसलिए इन चर्म रोगों से बचने के लिए त्वचा की सफाई करना चाहिए और त्वचा की स्वच्छता का उपाय है स्नान करना। तो त्वचा की नियमित सफाई से विजातीय तत्व पसीना दूर होता है और रोम छिद्र खुलते हैं जिससे कि पसीना हमारा बाहर निकलता रहता है। अगला है मुंह और दांतों की स्वच्छता। मुंह और दांतों की स्वच्छता की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मुंह से दुर्गंध आने लगती है और कोई भी चीज़ खाने पीने में असुविधा होती है या दुर्गंध आती है तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुंह को बराबर साफ करते रहना चाहिए। इसके लिए कुल्ला करना चाहिए। गर्म पानी से कुल्ला करें, वैसे भी ठंडे पानी से भी कुल्ला करते रहें। खाने के बाद तो जरूर कुल्ला करना चाहिए। अगला दांतों की स्वच्छता। दांत हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दांत भोजन को काटते, कुतरते, चबाते, पीसते, बारीक करते हैं, तब भोजन हमारा लुब्धि के रूप में होकर के आहार नाल से अंदर जाता है। तो अगर दांत हमारे स्वस्थ नहीं होंगे तो भोजन को चबाने, पीसने में दिक्कत होती है। इसलिए दांतों की सफाई की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। दांतों से संबंधित 2 रोग होते हैं, कैरीज और पायरिया। हम बराबर खाते पीते रहते हैं तो भोजन के कण दांतों में फंस जाते हैं या दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं महीन कण, जिससे कि दांतों की ऊपरी परत इनेमिल जो है वो खराब हो जाती है, उसके चिपक जाता है तो धीरे धीरे एसिड उत्पन्न होता है और एसिड जो है एनेमिल को खराब कर देता है। जब एनेमिल नष्ट हो जाता है तो हमारे दांत कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि दांतों की सुरक्षा के लिए एक परत के रूप में एनेमिल चढ़ा होता है दांत पर और जब ये एनेमिल नष्ट होता है तो ठंडा या गर्म कुछ भी हम खाते पीते हैं तो दांतों में अजीब सी झंझनाहट होती है, दर्द होता है। इसलिए कैरीज रोग से बचने के लिए हमें प्रतिदिन सुबह शाम नरम ब्रश से दांतों को साफ करना चाहिए। दांतों को साफ करके जीभ की भी सफाई करते रहना चाहिए। अगर दांत साफ नहीं होंगे तो अन्न कण साफ नहीं होंगे हमारे और दांतों की एनेमिल बराबर नष्ट होती रहेगी, जिससे दांत खराब हो जाएंगे, हम भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे। फिर दांतों का काम हमारा आंत या आमाशय करेगा तो आमाशय और आंतों की पेशियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। जब दांत से भोजन नहीं चबाया जाएगा, अच्छी प्रकार से पीसेगा नहीं, तो इन अंगों आमाशय और आंतों की पेशियां भी
कमज़ोर पड़ने लगती है भोजन को पीसने में, क्योंकि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है, तब भोजन आगे खिसकता है। तो इसके लिए कैरीज रोग से हमें दांतों की बचाव करनी चाहिए। दूसरा रोग है पायरिया। पायरिया दांतों का रोग नहीं बल्कि मसूड़ों का रोग है। ये विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग कहते हैं इसे, और इसमें मसूड़े सूज जाते हैं, उसमें जरा सा चोट लगती है ब्रश करते समय, दांतों की सफाई के समय, तो उसमें खून आ जाता है, दांतों से खून निकलने लगता है, और अधिक हो जाता है तो उसमें पस आने लगता है, फिर मुंह से दुर्गंध आने लगती है, और अपने आप को भी बहुत दुर्गंध आती है, अजीब सा लगता है। इसलिए पायरिया से बचाव करना चाहिए। अगर जरा सा पायरिया हो, शुरू में ही डॉक्टर से चेक करवा करके इसका इलाज करवाना चाहिए, दवा लेनी चाहिए, जिससे पायरिया रोग से बचाव हो सके। तो दांतों के रोगों से बचने के लिए हमें दांतों की नियमित सफाई करनी चाहिए, कैल्शियम उपयुक्त मात्रा में लेना चाहिए, विटामिन सी और डी, विटामिन डी और विटामिन सी का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे दांतों की मजबूती बनी रहे। अगला है आंखों की स्वच्छता और सुरक्षा। कहा गया है कि आंख है तो जहान है, क्योंकि आंखों से हम दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आंख नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए आंखों की सफाई और सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आंखों को प्रतिदिन पानी के छींटे मार करके अच्छी तरह से धुलना चाहिए, और कोई भी आई ड्रॉप आँख में डालना चाहिए जो टॉनिक का काम करे, क्योंकि आई ड्रॉप आँखों की टॉनिक के रूप में होता है और आँखों की सुरक्षा होती है इससे, इसलिए आई ड्रॉप डालना चाहिए। पहले के लोग आँखों में सुरमा और काजल लगाते थे, इससे आँखों की सुरक्षा होती थी, और कितने दिनों तक वो लोग चश्मा नहीं लगाते थे। अब तो छोटे से बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, और डॉक्टर शुरू से ही काजल और सुरमा ये सब मना कर देते हैं। तो आँखों की स्वच्छता के लिए और आँखों की सुरक्षा के लिए हमें आँखों में पानी के छींटे मार करके आँखों की सफाई करना चाहिए, आई ड्रॉप डालना चाहिए। धूप में अगर निकलें तो चश्मे का उपयोग करना चाहिए, धूप से बचाव करना चाहिए। धूल मिट्टी गंदगी वाले स्थान पे जाएं तो भी आँखों पे चश्मा लगाएं, या फिर आने के बाद तुरंत आँखों की सफाई करें पानी के छींटे मार कर। अगला है कान और नाक की स्वच्छता। कान के आंतरिक भाग में एक नली से मोम जैसा पदार्थ निकलता रहता है। ये बाहर से आने वाली धूल मिट्टी गंदगी को यही रोक लेता है और मैल का रूप ले लेता है, यही कान का मैल है। इसको बर्ड्स आता है बाजार में, उससे या फिर रुई को डिटॉल में भिगो करके उसमें बना करके किसी सीख में उससे कान की सफाई करते रहना चाहिए। सप्ताह में एक बार कान की सफाई अवश्य कर लेना चाहिए। कान में पानी नहीं जाना चाहिए, अगर पानी चला जाए तो उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कान के पर्दे पर अगर पानी पहुंच जाता है तो दिक्कत हो जाती है। कान के पर्दे में कोई नुकीली वस्तु नहीं लगना चाहिए कान की सफाई करते समय, नहीं पर्दे में जरा सी चोट लगती है तो कान से सुनाई नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कान की सफाई के लिए। नाक की स्वच्छता। नाक में भी आप जानते हैं नाक के आंतरिक भाग में श्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे श्लेष्मा का स्राव होता रहता है, और नाक में छोटे छोटे रोए होते हैं। ये बाहर से आने वाली धूल मिट्टी गंदगी को रोक करके मैल का रूप ले लेते हैं। यही नाक का मैल है, जिससे कि फेफड़े तक शुद्ध वायु जा सके। यही धूल मिट्टी गंदगी फंस करके मैल का रूप ले लेती है। इसे प्रतिदिन सफाई करना चाहिए, गीले कपड़े से पानी से साफ कर लेना चाहिए। बालों की स्वच्छता और सुरक्षा। बाल शरीर की सुंदरता, शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए बालों की स्वच्छता और सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। बालों की सफाई के लिए सप्ताह में 2 बार अवश्य बालों को धुलना चाहिए।
बहुत छोटे बाल हैं, जेंट्स हैं, तो उनको प्रतिदिन बालों की सफाई करना चाहिए। अन्यथा लेडीज को सप्ताह में 2 बार बालों की सफाई करनी चाहिए। नहीं तो पसीने और मैल के कारण बालों में गंदगी हो जाती है, जुएँ पड़ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और रूखे रूखे से बेजान से हो जाते हैं। इससे बालों की शोभा खत्म हो जाती है। बालों में चमक लाने के लिए तरह तरह के शैम्पू हैं, एलोवेरा है, इस सब का उपयोग करना चाहिए। बालों की सफाई करना चाहिए और कम भी करना चाहिए। तेल डालना चाहिए, सप्ताह में 1 बार तो अवश्य तेल डालें। और बालों की सुबह शाम दोनों समय कंघी करने से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। हाथों की स्वच्छता और सुरक्षा। हाथों से ही हम सारा काम करते हैं। हाथ को बराबर साफ करते रहना चाहिए, पानी से, साबुन से। हाथ हमेशा सफाई करते रहना चाहिए और दिन में 1 बार नींबू गर्म पानी से हाथों को साफ करना चाहिए। इससे पूरी मैल, चिकनाई सब खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़, हाथों में नाखून होते हैं। आजकल लोग नाखून बढ़ाए रखते हैं, उसमें गंदगी भरी रहती है और गंदगी में आप जानते हैं रोग के कीटाणु पनपते हैं। तो हाथों, नाखून की गंदगी के लिए नरम ब्रश से नाखूनों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। वैसे तो नाखून बढ़ाना ही नहीं चाहिए और अगर बढ़ाए हुए हैं तो प्रतिदिन उनकी सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। पैरों की स्वच्छता। जिस प्रकार से हाथों की स्वच्छता, उसी तरह से पैरों की सफाई करना चाहिए, क्योंकि पैर आजकल भारतीय परंपरा में हम लोग नंगे पैर ज़्यादा चलते हैं घरों में, और नंगे पैर चलने से धूल, मिट्टी, गंदगी, रोग के कीटाणु ये सब पैरों में चिपक जाते हैं। फिर अगर हम उसी तरह से बिस्तर पर जाते हैं तो वो बिस्तर पर पहुंच जाते हैं, फिर हमारे शरीर में किसी प्रकार से पहुंच जाते हैं और शरीर को रोगग्रस्त बनाते हैं। इसलिए पैरों को साफ करना चाहिए, चप्पल डाल करके पैरों में रहना चाहिए। सोते समय पैरों को धुल करके तभी बिस्तर पर जाना चाहिए, जिससे साफ सुथरा रहे बिस्तर भी और हमारा पैर साफ रहे, जिससे रोग के कीटाणु ना पनपें। पैरों की स्वच्छता के लिए भी नाखूनों की सफाई अवश्य करनी चाहिए। आंतों की स्वच्छता। जिस तरह से संपूर्ण शरीर की सफाई करते हैं, उसी तरह से शरीर के आंतरिक अंग की सफाई के लिए हमें आंतों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। आंतों की स्वच्छता का मतलब बड़ी आंत में भोजन का अवशेष भाग, भोजन के पाचन और शोषण के उपरांत जो शेष भाग बचता है, वो मल के रूप में बड़ी आंत में एकत्र होता है। उसको समय समय पर अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो उससे एक तरह की गैस बनती है, विषैली गैस, और ये गैस अगर बाहर ना निकले, शरीर के किसी आंतरिक भाग को प्रभावित करे, आंतरिक अंग को प्रभावित करती है, तो वह अंग हमारा रोगग्रस्त हो जाता है और इससे बहुत परेशानी बढ़ जाती है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आंतों की स्वच्छता के लिए ध्यान देना चाहिए, नियमित रूप से मल त्याग करना चाहिए। नहीं तो अगर कब्ज बन जाता है, इसी को कब्ज कहते हैं, अगर हमें नियमित रूप से मल त्याग नहीं होता तो मल आंतों में सूख जाता है, और जब सूख जाएगा आमाशय में, आंतों में, तो वह कड़ा हो जाता है और वो कब्ज बन जाता है, जिससे कि तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, कमजोरी आना, बिजली आना, ये सब रोग होते हैं। और सबसे बड़ा रोग तो बवासीर होता है। बवासीर हो जाने से बहुत ही कष्टदायी होता है, इसलिए कब्ज से बचना चाहिए। कब्ज से बचाव के लिए मल त्याग अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो गर्म पानी और नींबू का सुबह के समय शौच जाने से पहले गर्म पानी और नींबू का सेवन करना चाहिए। रात को सोते समय गर्म दूध, मुनक्का डाल के दूध गरमा के पिए, या फिर इसबगोल की भूसी गर्म दूध के साथ लें। इन सब चीज़ों का उपयोग करने से, अंजीर का उपयोग करने से आपके आंतों की स्वच्छता होती रहती है और कब्ज की शिकायत नहीं होती है, जिससे शरीर में कोई भी रोग नहीं उत्पन्न होता है जल्दी और शरीर स्वस्थ रहता है। अगला भाग है आसन। आसन किसे कहते हैं?
चलने फिरने, उठने बैठने, खड़े होने, लेटने का उचित ढंग आसन कहलाता है। और हम जब अनुचित आसन का उपयोग करते हैं, झुक के ऐसे खड़े हो गए या बैठे हैं तो पेट पे दबाव पड़ रहा है, जब हम अनुचित आसन का उपयोग करते हैं तो शरीर के आंतरिक अंगों पर दबाव पड़ता है, और जब आंतरिक अंगों पर दबाव पड़ता है तो उनकी स्वाभाविक स्थिति बिगड़ जाती है। जब स्थिति उनकी बिगड़ जाएगी तो वो अंग जो है हमारा अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाता है और फिर उससे संबंधित रोग होता है। जैसे आमाशय पर दबाव पड़ा और पित्ताशय पर दबाव पड़ा या लीवर पर दबाव पड़ा तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उन अंगों की स्वाभाविक क्रियाशीलता तब कम हो जाती है, जब दबाव पड़ता है उनकी स्थिति बिगड़ने लगती। निरंतर अगर हम उसी तरह से बैठते हैं, उसी तरह से खड़े होंगे तो निश्चित ही उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, आसन का प्रभाव अंगों पर पड़ेगा ही। और जब अंगों पर प्रभाव पड़ता है तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए चलने फिरने, उठने बैठने, खड़े होने के लिए उचित आसन का उपयोग करना चाहिए। कभी भी कंधा झुकाकर ऐसे नहीं चलना चाहिए। इस तरह से अपना पीठ पीछे की तरफ निकाल करके, मतलब रीढ़ की हड्डी में भी झुकाव स्वाभाविक है, लेकिन उचित झुकाव होना चाहिए। नहीं कि एक तरफ से झुक गए एकदम तो पीछे से पीठ का कुबड़ निकल आया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उचित आसन का प्रयोग करने से शरीर के सभी अंग अपनी स्वाभाविक क्रियाशीलता को बनाए रखते हैं, उचित ढंग से रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब स्वस्थ शरीर होगा तो हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में फिर जुड़ेंगे आपसे।